हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अब तक यहाँ पे डे 1 से लेके डे 6 तक की वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, जिसमें पर डे पर चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ओके, तो इस चैप्टर में हम जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इनकी हम कॉजिटिव या हार्मफुल जो इफेक्ट है उनको देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर विच यू वुड सजेस्ट एज द सेफ गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिसीज। ओके, तो यहाँ पे हमको ऐसे कौन कौन से सजेशन देना है ताकि ये डिसीज के अगेंस्ट काम कर सके, मतलब ये डिसीज को प्रिवेंट होने से बचाए। ओके, तो पब्लिक हेल्थ मेजर आर प्रिवेंटिव मेजर विच आर टेकन टू चेक स्प्रेड वेरियस इन्फेक्टियस डिसीज एंड दीज मेजर शुड बी टेकन रिड्यूस कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट। अगर हमको पता है कि भाई ऐसा कोई एजेंट है जो कांटेक्ट में आने से ही इन्फेक्शन फैलाएगा, तो उनको हमको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, मतलब उनका क्या होना चाहिए, कम। एंड सम ऑफ द मेथड, तो इसमें कुछ मेथड है तो उसको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा कि सबसे पहली मेथड आती है आपकी मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल पब्लिक हाइजीन। सबसे पहली बात तो हमको जो पब्लिक हाइजीन है इसको थोड़ा सा मेंटेनेंस करना है। कैसे करना बता रहा हूँ आपको। दूसरा है आपका वैक्सीनेशन, तीसरा है वेक्टर एरेडिकेशन, वेक्टर को हटाकर, और हाँ, 3 ही मेथड आपको पढ़ना है। चलो, तब से फर्स्ट मेथड देखते बेटा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, कौन सी, मेंटेनेंस द पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई, स्वच्छ रहना चाहिए। पहली बात तो हमको खुद को स्वच्छ रहना चाहिए। दूसरी बात पब्लिक हाइजीन, मतलब अपने आसपास अगर कूड़ा कचरा डला है तो वहाँ पर भी हमको साफ सफाई करवाना चाहिए। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड प्रिवेंटिंग इन्फेक्टियस डिसीज। अगर हमको इन्फेक्टियस डिसीज को प्रिवेंट करना तो ये अच्छा तरीका है, अच्छी मेथड है। एंड दिस इज मेजर इंक्लूड द मेंटेनिंग क्लीन बॉडी एंड कंजप्शन ऑफ द हेल्दी एंड न्यूट्रिटिव फूड। और हमको भी रोज नहाना चाहिए, अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए, है ना, अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें। एंड प्योर वाटर पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, उसमें कोई बैक्टीरिया पैथोजेंस ना हो। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड की बात करें तो इसमें प्रॉपर डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, है ना, जैसे कि पब्लिक रोड, सड़कों पर जो एक्सक्रीटर डला होता है, डंग बोल सकते हैं हम, या पीरियोडिक क्लीनिंग, जैसे कि सपोज दैट आसपास के इलाके में जो प्रोडक्ट सब्सटेंस डले होते तो उनको भी हमको क्या करना चाहिए, भाई क्लीन करवाना चाहिए। डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर एंड रिजर्वायर, अगर हमको पता चले कि पानी स्टैंडिंग, वहाँ पर जो वेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे, तो हमको ऐसे जगह से पानी को हटा देना चाहिए। या फिर पानी अगर भरा है और हमको लगता है कि यहाँ पर कीड़े होने वाले हैं तो उसको हमको डिसइंफेक्शन करना चाहिए ना। इसके लिए हम बहुत सारी टैबलेट का यूज भी कर सकते हैं ताकि इससे सही हो सके। अब दूसरा है आपका क्या, आइसोलेशन। सेकंड क्या है आपका, आइसोलेशन। तो चल आइसोलेशन को स्टार्ट करते हैं। आइसोलेशन का मतलब ही होता है आइसोलेट करना, है ना, अलग करना अपने आप को। अब यहाँ पर अपन किसको अलग करेंगे, तो टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एयरबॉर्न डिसीज। हमको पता है कि एयर से फैलने वाली कुछ बीमारी हैं, जैसे कि निमोनिया, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो ये जो निमोनिया की बात करें, है ना, तो निमोनिया किससे फैलता है, डिप्लोकोकस निमोनी, ओके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। चिकन पॉक्स की बात करें तो ये वायरस, वेरिजुला जोस्टर वायरस, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये इसेंशियल टू कीप द इन्फेक्टेड पर्सन इन आइसोलेशन टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्प्रेडिंग डिसीज। अब हमको पता है कि ये टिंकू है और टिंकू को भाई टीबी है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को इसके पास में जाने से अवॉइड करेंगे, मतलब हमको इसके पास नहीं जाना है।
इन्फेक्शन से बचना है ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर हमको पता है कि चला कि ये एयरबॉर्न है, अब भाई ये टिंकू छींकेगा, है ना, और पता चला हम इसके सामने बैठे तो इसने जो भी छींका या जो भी स्नीजिंग आई तो जो मटेरियल रहेगा हमारे ऊपर आ जाएगा, तो इससे हमको बीमार होने के ज़्यादा चांस है। फिर देखते अपन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो आपको पता ही है कि वैक्सीन का यूज करते हैं, है ना। वैक्सीन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि हमारे अंदर एंटीबॉडी बन सके। तो वैक्सीनेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिसीज। जो डिसीज फैलती हैं उससे हम प्रोटेक्ट करते हैं अपनी बॉडी को। एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग सम एजेंट द मिमिक ऑफ द माइक्रोब इनसाइड द बॉडी। तो कुछ एजेंट ऐसे रहते हैं जो कॉपी करते हैं, हमारे अंदर एंटर करते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे अंदर पैसिव इम्यूनाइजेशन क्रिएट करते हैं बॉडी में। एंड सेवरल वैक्सीन आर द अवेलेबल अगेंस्ट द मैनी डिसीज। तो बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट जो वैक्सीन आती है, जैसे कि टेटेनस की बात करें, पोलियो, मीजल्स एंड मम्पस, है ना, तो इनकी कुछ वैक्सीन है। अब देखते हैं हम वेक्टर एरेडिकेशन। हमको वेक्टर को हटा देना है। तो वेरियस डिसीज सच एज मलेरिया, फाइलेरिया। मलेरिया किससे होता है पता है? फीमेल एनाफिलिस से। फाइलेरिया किससे होता है? मॉस्क्यूटो से, क्यूलक्स मॉस्क्यूटो से, है ना। या फाइलेरियर वॉर्म, डेंगू की बात करें, एडीज मॉस्क्यूटो, चिकनगुनिया, स्प्रेड थ्रू द वेक्टर। तो ये वेक्टर लाइक मॉस्क्यूटो से फैलती बीमारी। तो हमको पता है कि वेक्टर अगर ये पनप रहा तो हमको वेक्टर को ख़त्म करना चाहिए। तो दी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट। हमको अपने एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए। बाय द प्रिवेंटिंग द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो। जहाँ पर मॉस्क्यूटो ब्रीड ले रहा, ले रहा, तो उसको हमको स्पेस को ही या प्लेस को उसको क्या कर देना? हटा देना चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द नॉट अलाउइंग वाटर टू स्टेगन अराउंड रेजिडेंटल एरिया। हमको पता है कि भाई ये पानी भरा है ना, स्टेगन वाटर है, रुका हुआ पानी है, जिसमें ज़्यादा मच्छर पनपेंगे तो हमको ये हटा देना चाहिए। ऑल्सो मेजर लाइक अ रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द कूलर। हमको समय समय पर कूलर को क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि पानी भरा रहता है तो मच्छर वहाँ पर ही पनपते हैं। या फिर मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड जैसे कि मालाथियोन इन ड्रेन पॉन्ड्स, है ना। तो ये इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए अपन को, ताकि हम इन्फेक्शन से बचा सकें अपने आप को। इंश्योर हेल्दी इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूसिंग द फिश, जैसे कि गम्बूसिया। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट है ये जो गम्बूसिया मछली थी बेटा, ये तो गम्बूसिया मछली एक ऐसी मछली होती है जिसका यूज हम करते हैं कहाँ पे? नॉर्मली मच्छर का जो लार्वा रहता है, तो मच्छर के लार्वा को ये खा लेती है। कौन? गम्बूसिया फिश। तो इनको हम पॉन्ड में डाल देते हैं जहाँ पर भी मॉस्किटो जन्म ले रहे हैं, तो ये क्या करती है? उसके लार्वा को खाती रहती है। कौन सी? गम्बूसिया फिश। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच हैज स्टडी बायोलॉजी हेल्प कंट्रोल इन्फेक्शियस डिसीज। बायोलॉजी की स्टडी इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल किस प्रकार से करती है? तो वेरियस एडवांसमेंट ऑफ द हैव अकर्ड फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इनके बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। एंड हेल्प अस अगेन बेटर अंडरस्टैंडिंग द फाइट अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्टेड डिजीज। पहली बात तो हमको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग कराती है। ऐसी बीमारी जो हमारे लिए क्या करती है भाई? ऐसी बीमारी जो हमारे अंदर होती है और हमको बीमार कर देती है, तो उसको अगेंस्ट फाइटिंग कराती है बायोलॉजी। बायोलॉजी हैज़ हेल्प द स्टडी ऑफ साइकिल वेरियस पैरासाइट। बहुत सारे पैरासाइट की साइकिल के बारे में बताता है, जैसे मलेरियल पैरासाइट। पैथोजन के बारे में बताता है। पैथोजन क्या होता है? डिसीज कॉजिंग ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन कहते हैं। वेक्टर के बारे में पता चलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेरियस डिसीज एंड मेजर ऑफ द कंट्रोलिंग देम, इसको हमको कैसे कंट्रोल करना है, ये कैसे फैलती हैं, तो इनके बारे में भी हमको बताती है बायोलॉजी। एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगेंस्ट सेवरल इन्फेक्टियस डिसीज एंड, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, है ना, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, तो इनके बारे में भी हमको क्या लगती है? जानकारी लगती है। एंड हैव हेल्प एरेडिकेट दीज डिसीज एंड बायोट। अब देखो, अब आजकल अगर हम बात करें तो ये प्रकार से एरेडिकेट हो चुकी है ये बीमारी, है ना। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस है, लेकिन ये स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स तो कुल मिला के एरेडिकेट हो चुकी है।
है ना, और नहीं हुई तो ये धीरे धीरे होती जा रही है। एंड बायोटेक्नोलॉजी हेल्प द प्रिपरेशन ऑफ न्यूअर एंड सेफर ड्रग, तो ये नई और सेफ ड्रग को बनाती है, उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। एंड वैक्सीन को बनाती है। एंटीबायोटिक हैव द ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रीटिंग इन्फेक्शन डिसीज, तो इसमें एंटीबायोटिक का भी क्या है, इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, एंटीबायोटिक। तो बायोटेक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, आपने देख लिया। अब देखते हैं हम, इसमें हमको बताना है ट्रांसमिशन फॉलोइंग डिसीज टेक प्लेस, तो अमीबेसिस बताना है, मलेरिया, एस्केरिसिस और निमोनिया। देखते हैं बेटा, अगर हम सबसे पहले बात करें अमीबियोसिस, इसका कुछ डिवीजन क्या है, एंट अमीबा हिस्टोल्टिका है। मलेरिया की बात करें तो ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज से फैलता है। एस्केरिसिस की बात करें तो ये एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड्स से फैलता है। और निमोनिया की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है ना, तो इससे फैलता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं, डिप्लोकोकस निमोनिया नहीं। फिर यहाँ पर अमीबियोसिस की बात करें तो इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिसीज स्प्रेड बाय द मीन्स ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब फूड और वाटर से क्या फैलता है आपका, अमीबियोसिस फैलता है अगर इट कॉन्टामिनेटेड है। वेक्टर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिसीज इज द हाउस फ्लाई, और इसका वेक्टर क्या है आपका, हाउस फ्लाई, तो वाटर और फूड की वजह से ही फैलता है। मलेरिया तो पता ही है भाई, प्लाज्मोडियम, तो ये भी वेक्टर और डिसीज है, स्प्रेड वाइटिंग द फीमेल एनाफ्लीज मस्किटो, मेल मत कर देना, फीमेल है ना। एसेकेरियसिस इट इज अ स्प्रेड बाय द कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। निमोनिया की बात करें तो ये फैलता है इन्फेक्टेड पर्सन से उसके स्पुटम के द्वारा, मतलब सिलाइवरी ग्लैंड्स से निकलने वाली सिलाइवा के द्वारा भी फैल सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट मेजर वुड यू टेक प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिसीज, अगर वाटर बॉर्न डिसीज को सही करना है या तो कौन कौन से हमको मेजरमेंट करना चाहिए। तो वाटर बॉर्न डिसीज जैसे कि कौन कौन सी आ जाएंगी इसमें, कॉलेरा आ जाएगा, टाइफाइड आ जाएगा, हेपेटाइटिस बी आ जाएगा, तो ये स्प्रेड होती हैं ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड दीज वाटर बॉर्न डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्पोजल सीवेज, तो ये बीमारी ना फैले तो उसके लिए हमको सीवेज प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, एक्सक्रीटा को, पीरियोडिक क्लीनिंग को, एंड मेजर्स डिसइंफेक्टिंग कम्युनिटी वाटर रिजर्वायर, अगर हमको पता है कि भाई ये पानी भरा है और इसमें इन्फेक्शन होने की ज़्यादा खतरा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिसइंफेक्टिंग करने की कोशिश करेंगे ना, इसमें टैबलेट वगैरह का यूज करेंगे। वाइल ड्रिंकिंग वाटर एंड शुड बी ऑब्जर्व। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें उन्होंने कहा कि अपने टीचर से डिस्कस करो सुटेबल जीन मीन्स इन कॉन्टेस्ट डीएनए वैक्सीन, तो suitable gene refer to the specific DNA segment which can be injected into the cell of host body and produce a specific protein. This protein can be the specific disease causing organism in a host body and provide the immunity. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें बेटा, इसमें हमको प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बताना है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका क्या, इसमें आ जाएगा आपका बोन मैरो और थाइमस। सेकेंडरी देखो ये प्राइमरी हो जाएंगे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो स्प्लीन आ जाएगा, लिम्फ नोड्स आ जाएगा, टॉन्सिल आ जाएगा, पेयर पैचेस आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएंगे, अपेंडिक्स आ जाएगा ना, तो ये आ जाएंगे आपके किसमें, सेकेंडरी में। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। 7 में हमको फुल फॉर्म बताना है। माल्ट का फुल फॉर्म क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। CMI का पता ही है आपको, सेल लिमिटेड इम्यूनिटी। एड्स का ही पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाको का भी पता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमको डिफरेंस बताना है, इननेट, एक्वायर्ड और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस भी देख लेते हैं।
इन्नेट इम्यूनिटी ये नॉन पैथोजन स्पेसिफिक होती है टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या होता है? पैथोजन स्पेसिफिक टाइप डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये नॉन पैथोजन, ये पैथोजेनिक। इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल सिंस द बर्थ। अच्छा, ये काम बर्थ के टाइम से प्रेजेंट रहती है, लेकिन इसको हम गेन करते हैं आफ्टर बर्थ, एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ। इट ऑपरेट द प्रोवाइडिंग बैरियर अगेंस्ट एंट्री ऑफ द फॉरेन इन्फेक्टुअस एजेंट। लेकिन अगर हम बात करें, ये बैरियर का काम कर रही है, लेकिन इट ऑपरेट प्रोड्यूसिंग प्राइमरी एंड सेकेंड रिस्पॉन्स विच मीडिएटेड ऑफ द टाइप वी एंड टी। तो जैसे ये कोई भी अब बैक्टीरिया आएगा तो पहले उसको रिस्पॉन्स आएंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और यहाँ पर ये क्या कर रही है भाई? बैरियर का काम कर रही है ना, प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट द एंट्री ऑफ फॉरेन इन्फेक्शियस एजेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इट डज नॉट हैव स्पेसिफिक मेमोरी। इनके पास मेमोरी नहीं है, बाकी इनके पास मेमोरी होती है। जब कोई एक बैक्टीरिया एक बार आया तो अब ये सेल मेमोरी बना लेंगी, दोबारा से यही बैक्टीरिया फिर से आएगा तो ये फिनिश कर देंगे। इसी को बोलेंगे, जब पहली बार अटैक किया तो प्राइमरी रिस्पॉन्स, और उसने जब दूसरी बार फिर से अटैक किया तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो ये मेमोरी बनती है, मार देती हैं। अब देखते हैं हम एक्टिव और पेसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इज अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज द बॉडी प्रोडक्ट एज ओन एंटीबॉडी अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग एंटीजन। अब पेसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड तो ये भी है, लेकिन इसमें हमारे बॉडी प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडी एक्टिव में, लेकिन पेसिव में हम एंटीबॉडी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, इसको हम रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं पेशेंट को, है ना, वन इंडिविजुअल टू अनदर। तो एक्टिव में एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन नहीं, लेकिन पेसिव में नहीं। ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है एक्टिव का, और ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं है। ये एक्टिव स्लो है, टेक इन टाइम प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी गिव रिस्पॉन्स, ज़्यादा टाइम लगाती है एंटीबॉडी बनाने में। ये फास्ट प्रोसेस है, इसमें हमको जल्दी रिलीफ मिल जाता है। जैसे कि स्नेक ने काट लिया, अब स्नेक हमारे अंदर दो एंटीबॉडी, एक एक्टिव और एक पैसिव। अब एक्टिव में तो एंटीबॉडी बनेगी धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं भाई स्नेक ने सांप ने काट लिया हम वेट कर रहे हैं कि बनने दो एंटीबॉडी, ऐसा नहीं है। पेसिव हमको जल्दी से जल्दी लेना है, फास्ट एक्शन कौन करती है? पेसिव। तो इंजेक्टिंग microbes through the vaccinations inside body, example of active immunity, and transfer of the antibody present in the mother milk to infant, example passive immunity। जैसे कि भाई कोई माँ है, ये मिल्क फीडिंग करा रही है अपने बच्चों को, तो इनमें से एंटीबॉडी जाएगी। कौन सी एंटीबॉडी जाती है? और IgA मिल्क के लिए ना, कोलेस्ट्रॉल। इसमें हमको डायग्राम बना देना है, एंटीबॉडी का इंपोर्टेंट है ना, एंटीबॉडी का डायग्राम बना देना है। देखो इसमें दो चेन बता देना, लॉन्ग चेन और हैवी चेन, सॉरी लाइट चेन और ये हैवी चेन, है ना। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है और ये भी एंटीजन बाइंडिंग। ये डाइसल्फाइड, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें हमको बताना है व्हाट आर द वेरियस रूट विच ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टेक प्लेस। अब इन्होंने कहा कि अगर हम बात करें कि कौन कौन से रूट होते हैं जिसके मीडियम से जो HIV ये फैल जाता है, तो पहला कारण है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एक गंभीर बीमारी है क्योंकि इसका इलाज संभव नहीं है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी ये HIV से फैलता है, तो आपको ध्यान रखना एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV से फैलता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका नाम होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इट इज़ द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पहली बात तो अगर हम किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हैं और विदाउट प्रोटेक्शन, तो इससे भी ये जिस व्यक्ति को सेक्स करते हैं या फिर उसको होगा एड्स, तो उससे हमको ये एड्स हो जाएगा। तो पहला कारण सबसे यही है ना। तो हमको किसी अनजान व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, और अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में आते भी हैं तो हमको प्रोटेक्टिव कवरिंग का यूज करना चाहिए ताकि हम ऐसी खतरनाक बीमारी से बच सकें।
ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन। ये ब्लड के द्वारा एक पर्सन से दूसरी पर्सन में फैल सकता है, या फिर हम दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो जो निडल है, निडल या फिर सिरिंज की बात करें या फिर ब्लेड की बात करें, दाढ़ी बनवाने के लिए आते हैं, तो ये निडल सिरिंज इनको भी शेयर करने से एड्स हो सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, एक माँ से उसके बच्चों में भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। तो बच्ची का क्या गुनाह है, बच्ची को तो एडवांस से मिलना ना, किसके थ्रू, माँ के थ्रू। तो ये इतने फैक्टर हैं जो एड्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एड्स की मैकेनिज्म है, एड्स की मैकेनिज्म है वेरियस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो एड्स की बात करें बेटा, एड्स एक्वायर्ड इम्यून सिंड्रोम कॉज बाय द ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV के कारण होता है। और ये किससे होता है, तो वही लिखा है सारी बातें, ये सेक्सुअल या ब्लड ब्लड कॉन्टेक्ट से होता है। आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी, जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो HIV वायरस अटैक द इंटर मैक्रोफेज, ये सबसे पहले अटैक करेगा किसको, मैक्रोफेज को। और जब मैक्रोफेज के अंदर आ गया तो यहाँ पर RNA वायरस रेप्लिकेट कर देता है, हेल्प ऑफ RNA को रेप्लिकेट करेगा। क्या करता है ये, RNA को रेप्लिकेट करेगा। ये RNA है, इनसे बोलेगा चलो RNA रेप्लिकेट हो जाओ भाई, और रेप्लिकेट होकर ये क्या बनाएगा, DNA बनाएगा। अरे सर हमने तो DNA से DNA सुना था, इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। और DNA से RNA का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ पे तो RNA से DNA बन रहा, तो भाई यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ पर रिवर्स हो रहा, तो इसको बोलेंगे पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA जाता है हमारे न्यूक्लियस में, यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ से कोई नया वायरस तैयार हो जाता है, बस एड्स फैल जाएगा। तो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज गिव राइज टू द वायरल DNA, then this viral DNA incorporates the host DNA and direct synthesis of virus particle. At the same time HIV enter the helper T cell। अब HIV कहाँ पर इंटर कर देगा, T lymphocyte में। It replicate the product and viral progeny there। These newly formed progeny virus get released into the blood, attacking other healthy helper lymphocyte and body। As a result, the number of T lymphocyte in the body in infected person decrease progressively, मतलब नंबर घटता जाता है, and therefore decreasing the immunity of the person। तो बस ये एड्स की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें हमको बताना है कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बारे में बताना है। तो कैंसर सेल क्या है, देखो अगर हम कैंसर सेल की बात करें तो कैंसर क्या होता है, जैसे ये नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल डिवाइड करेगी भाई, एक सेल से दो सेल बनाएगी। लेकिन अगर यही सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाए, है ना, तो ये डिवाइड कर रही, ये सेल बन रही है, सेल ये सेल ये सेल ये सेल ये सेल ये सेल ये सेल, है ना, ये बहुत ज़्यादा सेल बन रही, तो इसी को बोलेंगे हम अनकंट्रोल ग्रोथ। क्या बोलेंगे, अनकंट्रोल ग्रोथ। और जब अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ डिजीज हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसर सेल। क्या बोलते हैं इसको, कैंसर सेल। तो नॉर्मल सेल देखो यहाँ पर लिखा है भाई, नॉर्मल सेल शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है भाई, ये प्रॉपर्टी कौन, देखो ये आपस में जो सेल है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के कारण ही है। अगर ये लॉस हो जाए तो बस कैंसर हो जाता है। तो नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी रहती है, मतलब ये कंट्रोल करती है कि सेल को दो ही बनाना, एक सेल से दो, 10 नहीं बनाना ना। तो दिस सेल कम इनटू द कांटेक्ट विद द अदर सेल एंड स्टॉप द डिवाइडिंग। क्या आगे ना, डिवाइडिंग को स्टॉप करती है। लेकिन कैंसर सेल लैक ऑफ प्रॉपर्टी, आगे ना, इनमें प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, इसकी वजह से सेल लगातार डिवाइड करती रहती है और फॉर्मिंग द मास ऑफ सेल एंड ट्यूमर, एक मास बन जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर द अंडरगोज डिफरेंशिएशन आफ्टर अटेनिंग द स्पेसिफिक ग्रोथ एंड दे डू नॉट अंडरगोज द डिफरेंशिएशन, इसमें नहीं होता है। These cells remain confined at the particular location and these cells do not remain the confined at particular location but they move into the neighboring tissue and disturb function। तो इसके फंक्शन थे। हाँ? इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके। तो 13 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 13 क्वेश्चन आता है मेटास्टेसिस। अब ये प्रॉपर्टी भाई कैंसर सेल में होती है। कौन सी सेल में? कैंसर सेल। ये बहुत फैटल होती है, खतरनाक प्रॉपर्टी है। देखो मेटास्टेसिस का मतलब होता है, जैसे ये टिंकू है अपना, टिंकू को यहाँ पे कैंसर है हाथ में। अब ये कैंसर अगर वहीं पर रहे तो उसको हम बोलते हैं बेलाइन। अगर ये कैंसर फैल जाए तो इसी को बोलते हैं मैलिग्नेंट, और मैलिग्नेंट को ही अपन क्या बोलते हैं? मेटा स्टेटस। एम फॉर मैलिग्नेंट, एफ फॉर मेटा स्टेटस। ओके, तो यही देखना है आपको भाई। तो देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस बाय मैलिग्नेंट ट्यूमर, इट इज द पैथोलॉजिकल प्रोसेस स्प्रेडिंग कैंसरस सेल। इसमें कैंसर स्प्रेड होता है, उसी को बोलते हैं हम मैलिग्नेंट ट्यूमर। एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड दी सेल डिवाइड अनकंट्रोल, आगे ना अनकंट्रोल डिवीजन हो सकता है, और एक सेल का मास बना लेते हैं, और इसी को हम नाम क्या देते हैं भाई? ट्यूमर। इसी को हम क्या नाम देते हैं? ट्यूमर। फ्रॉम द ट्यूमर सम सेल गेट्स slugged off and enter the new blood cell, and from the blood stream these cells reach distant part of the body and initiate the formation of new tumor is called cancer। तो ये कैंसर की कहानी थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमको बताना है कि हार्मफुल इफेक्ट कॉज ड्यू टू एल्कोहल एंड ड्रग। तो जो लोग ड्रग और एल्कोहल लेते हैं तो इसके इफेक्ट बताओ। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो एल्कोहल एंड ड्रग हैव द सेवरल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, हिज फैमिली एंड सोसाइटी। तो पहली बात तो देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल के क्या क्या इफेक्ट आते हैं उसको अपन देखने वाले हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अपन इफेक्ट ऑफ ड्रग देखेंगे। ओके, तो पहले अपन देख लेते हैं एल्कोहल के। अब एल्कोहल की बात करें बेटा, तो इसका इफेक्ट सबसे पहला इंडिविजुअल पर है। एल्कोहल हैज़ अ एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, हमारी बॉडी पर है। When an individuals consume excessive alcohol, अगर हम ज़्यादा शराब पीते हैं तो इट कॉज डैमेज द लिवर। पहली बात तो ये लिवर को डैमेज करेगा, फिर हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर देगा। रिजल्ट ये आएगा कि सच इज द डिप्रेशन हमको आएगा, फैटिग आ जाए, एग्रीगेशन, है ना, लॉस ऑफ वेट, एपेटाइट मे ऑल्सो भी ऑब्जर्व द इंडिविजुअल। ये सारे रीजन हम इंडिविजुअल्स में देखेंगे, है ना, ये सारे रीजन इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेंगे। एंड सम एक्सट्रीम लेवल ऑफ द एल्कोहल कंजप्शन में भी ऑल्सो लीड द हार्ट फेलियर रिजल्टिंग कोमा डेथ। तो ये भी हमको हो सकता है। एंड एडवाइजेबल प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड एल्कोहल। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको एल्कोहल नहीं पीना चाहिए। इट विल बी इनहिबिट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये नॉर्मल ग्रोथ को रोक देता है एल्कोहल, है ना। तो शराब अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात है बेटा, जीवन खराब कर देता है शराब, है ना। इफेक्ट ऑन द फैमिली। अब फैमिली पर क्या इफेक्ट है? तो कंजप्शन ऑफ द एक्सेसिव एल्कोहल बाय फैमिली मेंबर एंड डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन द फैमिली लीड द सेवरल डोमेस्टिक प्रॉब्लम, जैसे कि क्वेरल, झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी। तो ये सारी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। अब हमारी सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो रैश बिहेवियर, malicious mischief or violence, deteriorating social network and loss interest of the social and other। तो ये आपके थे। अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसमें हम देखने वाले हैं कि हु एडिक्ट ड्रग, इसको ड्रग की लत लग गई है, क्रिएट प्रॉब्लम एंड नॉट ओनली फॉर द हिमसेल्फ बट ऑफ द हिज फैमिली। तो पहली बात तो हमको उसको फैमिलियर बिहेव करना चाहिए। अगर लत लग गई तो भाई उसको सही कराओ, मारने और पीटने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। तो इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स, ड्रग हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंडिविजुअल्स एंड द लीड malfunction of the several other organ of the body, kidney, liver, the spread of HIV, most common in these individuals as the share common needle
HIV का वही आ गया भाई, HIV तो पढ़ने के लिए ये निडल की वजह से हो सकता है ना, इंजेक्टिंग ड्रग या इन देयर बॉडी। ड्रग हैव लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑन बोथ मेल एंड फीमेल। These side effects include increased aggressiveness and mood swing of the depression। तो ये देख लेना। लेकिन अब अपन देखते हैं इफेक्ट ऑन द फैमिली एंड सोसाइटी। हमारी फैमिली और सोसाइटी में इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं इसको भी देखते हैं भाई। तो बहुत दिक्कत है। अब पर्सन एडिक्ट एंड ड्रग एंड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर हिज फैमिली एंड सोसाइटी। दोनों के लिए भाई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अ पर्सन डिपेंडेंट ऑन द ड्रग बिकम द फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड एंड एंटी सोशल। समाज के प्रति वो बुरा व्यवहार करेगा, है ना, किसी से अच्छे से बात नहीं करेगा, है ना। तो ये सारे कैरेक्टर आ जाएंगे एक ड्रग पीने वाले पर्सन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमको बताना है, डू यू थिंक फ्रेंड इन्फ्लुएंस वन टेक एल्कोहल ड्रग? यदि यस तो प्रोटेक्ट हिमसेल्फ सच इन्फ्लुएंस। तो अगर हम बात करें यस, इसका आंसर क्या है? यस। कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन डू यू थिंक फ्रेंड इन्फ्लुएंस वन टेक एल्कोहल ड्रग? इफ यस, हाउ मेनी वन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ एंड सीच इन्फ्लुएंस। मतलब उन्होंने कहा कि भाई हम दोस्त यारी में गए और किसी ने बोला कि चलो एक पैक तो ले ही लो आप, तो ऐसा हो ही जाता भाई, है ना। तो यस, फ्रेंड कैन बी इन्फ्लुएंस वन टू टेक ड्रग एंड एल्कोहल। फ्रेंड तो कहते ही है कि लो पी लो। तो a person can take following step for the promoting himself and herself against drug abuse। पहली बात तो increase your willpower to stay away from the alcohol and drug। One should not experiment। हमको दूर रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए एल्कोहल के साथ, है ना, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते तो हमारी क्यूरियोसिटी और फन बढ़ता जाता है, इच्छाएं बढ़ती जाती है कि चलो यार एक बार और शराब पियेंगे। दूसरा, अवॉइड द कंपनी फ्रेंड हु टेक ड्रग। ऐसे कंपनी में जैसे हम काम करते हैं या फिर और कहीं पर काम बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर जितने भी अब लोग बाग तो शराब पीते ही हैं, ड्रग लेते हैं। तो अगर हमको ऐसे कोई लोग मिले तो उनका किनारा उनसे मतलब नहीं, उनसे अवॉइड करना, उनको दूर करना है एक प्रकार से। सीक द हेल्प ऑफ पार्टनर एंड पीयर, पेरेंट्स एंड पीयर। हमको अपने पेरेंट्स और अपने जो साथीगण उनसे हेल्प लेना चाहिए। Take proper knowledge of the counseling about the drug abuse and devote your energy in the other extracurricular activity। तो ये भी seek the immediate professional and medical help and psychologist, psychiatric if symptoms depression and fluctuation become the apparent। तो ये हमको उनके पास जाना चाहिए अगर हमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। Why is that once person start taking alcohol drug, एक पर्सन ने दारू पीना शुरू कर दिया, इट इज डिफिकल्ट टू गेट रेड द हैबिटेट। तो अपनी हैबिटेट को कैसे कम करे, अपने टीचर से बताओ। तो ड्रग एंड एल्कोहल कंजप्शन हैव एनेटेड इलेक्ट्रोनेशनल एसोसिएटेड विद यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है कि हमको अच्छी अनुभूति का मतलब भ्रामक क्वालिटी, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ द वेलबीइंग एंड रिपीटेड इनटेक ड्रग इंक्रीज द टॉलरेंस लेवल ऑफ द बॉडी रिसेप्टर एंड लीडिंग टू मोर कंजप्शन ऑफ ड्रग, है ना। तो इसीलिए हम पीते जाते हैं भाई, क्योंकि हमारा CNS में टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा, है ना। और जब बार बार पी जाएंगे तो आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा। तो पहले हम एक डोज में फ्री होते थे, लेकिन हमको अब 2 डोज चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा डोज, है ना, टॉलरेंस लेवल ही बढ़ रहा। तो इसीलिए हमको ज़्यादा डोज चाहिए होती है, फिर एक बार में काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन देखते हैं 17। 17 is the last question of this chapter। ओके, तो स्टार्ट करें 17, है ना। चलो, तो इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट यंगस्टर टू टेक अल्कोहल ड्रग एंड हाउ कैन बी अवॉइडेड। उनको कैसे मोटिवेट करना ये बताना है। तो मैनी फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेटिंग यंगस्टर टुवर्ड द एल्कोहल, जैसे क्यूरियोसिटी, नीड फॉर द एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, क्योंकि जानने की इच्छा हमारे अंदर एक्साइटमेंट लाती है। एक्सपेरिमेंटेशन आर द initial cause of the motivation। Some youngsters start consuming drug and alcohol
order to overcome negative emotions, स्ट्रेस, फियर और डिप्रेशन, क्योंकि ये सारा तो आता ही है भाई। स्ट्रेस आएगा, फियर आएगा, डिप्रेशन आएगा, फ्लक्चुएशंस आ जाएगा। To excel the various field and several medium like television, internet, newspaper, movie are responsible for the promoting idea and equal younger of the gravitation. Okay, तो ये अच्छा आइडिया है। तो क्या करता है भाई, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार है इस चीज़ के, उनको अपन क्या करते, गाइड करते कि नहीं बच्चा ऐसा नहीं करना है। फिर reasons such as a unstable, unsupportive family structure and peer pressure can also lead individual independent of the drug and alcohol. Preventive measure against addiction of the alcohol and drug, इसमें हम 4 रीजन देखते हैं ना। अच्छा, तो सबसे पहले कि पेरेंट शुड मोटिवेट एंड ट्राई टू इंक्रीज द विल पावर ऑफ देयर चाइल्ड। पहली बात तो पेरेंट्स को ही मोटिवेट रहना चाहिए, वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके ताकि वो एक प्रकार से हमारे कंट्रोल में रहेंगी। पेरेंट्स शुड बी एजुकेट देयर चिल्ड्रन, हमें बच्चों को शिक्षा देना चाहिए एल इफेक्ट ऑफ द एल्कोहल। दे शुड बी प्रोवाइड विथ प्रॉपरली नॉलेज एंड काउंसलिंग ऑफ द रिगार्डिंग कंसिक्वेंस ऑफ एडिशन ऑफ द एल्कोहल। हमको सही एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। इट इज ऑफ द रिस्पॉन्सिबल for the parents discourage the child from the experimenting alcohol. Youngsters should keep away from the company of friend who consume drug. हमको ऐसे दोस्तों से दोस्ती नहीं करना चाहिए जो ड्रग लेते हैं। Children should be encouraged to devote their energy extra curricular and recreational activity. Proper professional and medical help and should be provided such suddenly about to depression of the situation of the observer. उन्होंने कहा कि भाई अगर आप जस्ट ये देख लेंगे तो ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर भी हो गया। आई थिंक वीडियो तो आपको पसंद आया होगा, अगर आ गया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू बच्चों।